ठीक है, मैंने तुम लोगों को बताया कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। एटमॉस्फेयर में क्या था, आपकी मेन हमने कितनी लेयर्स पढ़ी थी, 5 लेयर्स पढ़ी थी। सबसे पहली जो लेयर होती है दैट इज योर ट्रोपोस्फेयर, देन इज योर स्ट्रेटोस्फेयर, अनदर इज योर मेसोस्फेयर एंड देन इज योर थर्मोस्फेयर। और इसके बाद जो बचती है दैट इज योर एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की बात करनी है, सबसे नीचे वाली लेयर और उसके ऊपर ये पूरी आपकी लेयर बन जाती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, जिसकी हाइट कितनी होती है 0 से लेके 11 किलोमीटर की रेंज में होती है। आप टेबल में देख रहे होगे। टेम्परेचर इसका नीचे की तरफ कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। कितना हो जाता है -50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये सारी बातें मैंने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस की हुई है, आज सिर्फ क्विकली आपको रिवाइज करवा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। फिर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आता था। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करनी हो 11 से लेके 15 किलोमीटर की रेंज में होता है, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर कितना -15 डिग्री सेल्सियस से कितना पहुंच जाता है -2 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। ओजोन लेयर इसी के अंदर पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर में जितनी वेदर कंडीशंस होती हैं यानी कि क्लाउड्स वगैरह सारे के सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। 75% ऑफ गैसेस आपकी ट्रोपोस्फेयर में ही पाई जाती हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। फिर उसके बाद मेसोस्फेयर की बात करनी हो, ये कितनी रेंज में है, 50 से 85 यानी कि 50 to 85 किलोमीटर की रेंज में रहता है आपका कौन सा, मेसोस्फेयर। यहाँ पे टेम्परेचर वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, कितना पहुंच जाता है -2 to -92 डिग्री सेल्सियस। मीटियोइड्स जो होते हैं बर्न होते हैं इसी लेयर के अंदर बर्न होते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर कितनी हाइट पे होता है, 85 to 800 किलोमीटर की रेंज में रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड सन की बाकी रेडिएशन के कारण। कितना टेम्परेचर रहता है, -92 डिग्री सेल्सियस होता है नीचे की तरफ। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये सारी बातें मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को बताई थी। अप टू हियर सभी को क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। क्या सभी को आवाज वगैरह क्लियर आ रही है किसी को? आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज योर आइनोस्फीयर। जो आज हमने डिस्कस करना है वो क्या है आपका, आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हम किसका यूज करते हैं, आइनोस्फीयर का यूज करते हैं। तो आइनोस्फीयर जो होता है बेसिकली, देखिए आइनोस्फीयर इज इन ए डिस्टिंक्ट लेयर। ये कोई अलग लेयर नहीं है, जैसे आपकी ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर अलग अलग लेयर्स है ना, ऐसे आपकी ये आइनोस्फीयर वैसी नहीं होती है। द आइनोस्फीयर इज ए सीरीज ऑफ रीजन इन पार्ट्स ऑफ द मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। यानी कि सीरीज है किसके अंदर पाई जाती है, ये आपकी मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के अंदर अंदर इसको पाया जाता है आइनोस्फीयर को। आइनोस्फीयर बनते कैसा है, क्यों बना होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन जो होती है सन के कारण वहां पे बहुत सारी गैसेस है। गैसेस के ऊपर जैसे रेडिएशन पड़ती है, जैसे मान लीजिए ए बी गैस है, इसके ऊपर जैसे रेडिएशन फॉल करेगी जब ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। यानी कि इस लेयर के अंदर क्या बने होते हैं आपके, आयंस बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आयंस होते हैं। किस लेयर के अंदर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के अंदर। अब इसके कारण आपकी आयंस बन जाती है, इसलिए इसको नाम देते थे हम क्या, आइनोस्फीयर। Ionosphere is a series of regions in a part of mesosphere and thermosphere where high energy radiation from the sun has knocked electrons loose from their parent atoms and molecules. इनसे क्या हुआ था, मान लीजिए कोई एटम है, इसके अंदर से जैसे इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेगी, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो वहां पे क्या बन जाते हैं आपके, आयंस बन जाते हैं। तो आइनोस्फीयर उसके कारण हमारा क्रिएट होता है। जो आइनोस्फीयर है बात करनी हो, जो बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना होता है, मतलब कि अलग अलग रीजन हैं इसके, नेम ऑफ द लेयर। जैसे ट्रोपोस्फेयर आपको पता है कितनी रेंज में होता है, 10 किलोमीटर की रेंज में होता है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, ये जो हमारा ये मेसोस्फीयर है, मान लो ये आपका कौन सा है, थर्मोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर है और ये मेसोस्फेयर है। आपकी जो ये जो आयनोस्फीयर होता है यहीं पे लाई करता है। पहली जो लेयर आती है वो सबसे पहली जो लेयर होती है आयनोस्फीयर की, वो कौन सी होती है, डी लेयर। फिर कौन सी होती है, ई। फिर कौन सी होती है, F1। फिर कौन सी होती है, F2। ये सारी लेयर्स आपकी। अब यहाँ पे जो डी लेयर होती है ना, ये होती है किसका पार्ट, स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट। ई लेयर भी किसका पार्ट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट। और जो F1 होती है ये पार्ट होती है मेसोस्फीयर का। और F2 किसका होती है, थर्मोस्फीयर का। मैंने क्या बोला, एक लेयर होती है डी,
फिर होती है ई, फिर होती है F1 एंड देन होती है F2। डी और जो ई लेयर है ये किसका पार्ट होती है? स्ट्रेटोस्फीयर का। एफ लेयर होती है मीजोस्फीयर का, एंड F2 किसका पार्ट होती है? थर्मोस्फीयर का पार्ट होती है। डी लेयर की बात करनी हो, जी सिर्फ दिन के समय होती है जब सूरज होता है। और ई लेयर की बात करनी, ये भी सिर्फ दिन के समय होती है। जो भी स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट होंगी और ये हमेशा दिन के समय होती हैं। डी और ई जो है इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, और ये दिन के समय ही देखने को मिलती है। दिन के टाइम पे देखने को मिलती है हमें कौन सी? डी और ई लेयर। पार्ट किसका है? स्ट्रेटोस्फीयर का। अगर हम बात करें F1 की, F1 के टाइम F1 की बात करनी हो, डे टाइम में ये क्या कर जाती है? मर्ज कर जाती है किसके साथ? F2 के साथ। दिन के समय ये जो F1 होती है ये किसके साथ मर्ज कर जाती है? F2 के साथ मर्ज कर जाती है और एक लेयर बन जाती है। दिन के समय की बात कर रहा हूं मैं, ड्यूरिंग डे टाइम। और F2 की बात करनी हो, ये दिन के समय भी देखने को मिलती है और रात के समय भी देखने को मिलती है। कौन सी? F2 थर्मोस्फीयर में जो होती है। लेकिन जो F1 होती है, दिन के समय ये क्या हो जाती है? जो मतलब कि जब सन होगा उस समय ये मर्ज कर जाएगी किसके साथ? F2 के साथ। ये सारी बातें हैं आपकी लेयर्स की जो मैंने अभी बताई। यहाँ पे रेंज भी दी हुई है, कितने किलोमीटर में कौन सी लेयर होती है वो देख सकते हो आप। लेकिन ट्रोपोस्फेयर जो होता है ना, ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। अगर बात करें हम डी लेयर की, एक्चुअली ये लेयर्स है ना आयनोस्फीयर की, ये हम यूज करते हैं। यहाँ से एक रेडिएशन भेजेंगे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर वापिस अर्थ पे आ जाएगी। कुछ ऐसी रेडिएशन भेजेंगे वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगी। तो हम इस एटमोसफेयर का यूज करते हैं, ना ही सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, ना ही हमें एंटीनास की जरूरत पड़ती है। एंटीनास का मतलब समझ रहे हो कि बड़े बड़े एंटीनास की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो? तो हम किसका यूज करते हैं? सीधा एटमोसफेयर की लेयर्स का यूज करते हैं। जो डी लेयर होती है इसको यूज करते हैं हम किसके लिए? लो फ्रिक्वेंसीज को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए। लेकिन जो आपकी डी लेयर होती है जो एब्जॉर्ब, अगर आपने कौन सी रेडिएशन ऊपर भेजी? जो मीडियम फ्रीक्वेंसी की और हाई फ्रीक्वेंसी की अगर आपने रेडिएशन ऊपर एटमोस्फेयर में भेजी तो ये क्या कर जाएंगी? डी लेयर को क्रॉस करके आगे चली जाएंगी। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी क्रॉस करके आगे नहीं जाती, ये रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे वापस आ जाती है। अगर आपने लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ऊपर की तरफ भेजी तो किससे स्ट्राइक करके वापस आएंगी? डी लेयर से। ई लेयर क्या करती है? ई जो पार्ट है, हेल्प सरफेस बेस्ड एंड रिफ्लेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी, मैंने देखो सिंपल सा सीक्वेंस है। ट्रोपोस्फियर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे भेजता है। डी पार्ट लो फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे भेजता है। ई जो लेयर है वो हाई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे भेजती है। F1 जो है ये क्या करती है? पार्शली अब्सॉर्ब कर लेती है हाई फ्रीक्वेंसी को एंड अलाउइंग देम टू रीच F2। ये क्या करती है कि आप ऊपर रेस को तो भेज रहे हो, रेडिएशन को ऊपर भेज रहे हो, कुछ तो रिफ्लेक्ट कर देंगी, कुछ क्या कर देंगी? आगे को पास कर देंगी। आगे कौन सी लेयर होती है? F2, उसके पास पास कर देंगी। और हाई फ्रीक्वेंसी फिर किससे रिफ्लेक्ट होकर वापिस आएगी? आपकी F2 से। तो एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट हाई वेव यानी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स पर्टिकुलरली एट नाइट। नाइट के समय तो ये बहुत एफिशिएंटली क्या करती हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारे अर्थ पे भेज देती हैं। जबकि अगर लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स भेजनी होगी तो किसका यूज किया जाएगा? ट्रोपोस्फियर का, वेरी लो फ्रीक्वेंसी का। अगर लो फ्रीक्वेंसी की यूज करनी होगी तो किस लेयर का यूज किया जाता है? डी का। अगर आपको कैसे यूज करनी होगी? हाई फ्रीक्वेंसी की, अर्थ सरफेस के ऊपर अगर ट्रांसमिशन करनी है तो ई का। और F1 की जो लेयर्स होती हैं ये क्या करती हैं? हाई फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, कई बार ये क्या करती हैं? आगे की तरफ भेज देती हैं, किसको? F2 के पास रेडिएशन को भेज देती हैं। और F2 तो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देती है किसको? रेडिएशन को। ये सारी बात है आपकी किसकी? आइनोस्फीयर की। इस तरह से आइनोस्फीयर का यूज किया जाता है, जो टेबल में मैंने टेबलाइज किया हुआ आपके लिए। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आई? अप टू हियर क्या सभी को क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, वेव्स जो होती हैं आपकी किस तरह से प्रोपोगेट करती हैं, किस तरह से आगे बढ़ती हैं, इसको हम देखेंगे। देखिए, नो डाउट, ओके। देखिए, पहले बात करेंगे हम किनकी? ग्राउंड वेव की। कैसी? ग्राउंड वेव।
ग्राउंड वेव्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, ग्राउंड वेव्स को हम तब यूज करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 मेगाहर्ट्ज से कम होगी। वो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 मेगाहर्ट्ज से कम होगी, उन वेव्स का हम यूज करते हैं ताकि हम प्रोपोगेट करवा पाए, उनको मूव करवाए, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। पर यूज किसका करेंगे हम, ग्राउंड का। वो ग्राउंड से होती हुई इसके ऊपर चलेंगी, ग्राउंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर चलेंगी, अर्थ के सरफेस पे। एग्जाम्पल के तौर पे वॉकी टॉकी, क्या है, वॉकी टॉकी जो होती हैं, तो उसका यूज जो बनाई होती है वॉकी टॉकी, जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक वाले पुलिस के पास होती हैं, उनकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं होती, यहाँ पे पता चलेगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं, मैंने ग्राउंड वेव की बात की, तो ग्राउंड वेव कैसे प्रोपोगेट करती हैं, कैसे ये बढ़ती हैं आगे की तरफ, वो समझते हैं। इन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन द रेडियो वेव ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। किसके अलोंग चलती हैं, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ चलती हैं। दीज वेव्स आर गाइडेड अलोंग द अर्थ सरफेस, यानी कि ये वेव को, इन वेव्स को गाइड कौन करता है, अर्थ सरफेस गाइड करता है चलने के लिए। दे फॉलो द कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का कर्वेचर होता है उसको फॉलो करती हैं, ऐसे करके चलती हैं ऊपर। तो ग्राउंड वेव्स जो होती हैं किसको फॉलो करती हुई चलती हैं, किसको फॉलो करती हैं, कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो करती हैं। यानी कि ये किसके अलोंग मूव करती हैं, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करती हैं। कैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, जो ग्राउंड वेव्स होती हैं वो के इस कंडीशन में जो वेव्स होनी चाहिए, इट शुड बी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 2 मेगाहर्ट्ज से, यानी कि 2 मेगाहर्ट्ज से कम होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो यहाँ पे ना ही मुझे एटमोस्फेयर का यूज करना पड़ा, ना ही मुझे कोई एंटीना लगाना पड़ा बड़ा सा कोई, है ना ही कोई बड़ा सा टावर लगाना पड़ा। तो सिंपल सा है, आपने दो डिवाइस बनाए, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है। यहाँ से सिग्नल जाएगा, अब निकलेगा एंटीना से, छोटे से एंटीना से अर्थ पे जाएगा, अर्थ से ट्रेवल करता 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 इस एंटीना के पास पहुंच जाएगा। तो वाकी टाकी है ना, सस्ती होती है, इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस वालों को दी होती है सस्ती पड़ती है वो। बीच में रास्ते में उन्होंने कई बार एम्पलीफायर यूज किए होते, यहाँ से आएगी वेव, जहाँ से एम्पलीफाई करेंगे इधर भेज देंगे, आगे एक और एम्पलीफायर लगाएगा यहाँ जाएगी। तो वो बहुत कम डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं साथ में। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बहुत सस्ती पड़ती है, इट इज वेरी चीप। और ये बहुत आसान होता है, बटन दबाओ, एक बंदा बोलेगा उसको सुन लेगा, फिर वो बटन दबाएगा, वो बोलेगा, दूसरा सुन लेगा। तो बहुत सस्ती होती है, साथ में इजी होता है यूज करना इसको। डिसएडवांटेज क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉइस होती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है जिसके अंदर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। तभी देखना बाकी टाकी में सुनोगे आप, जो ट्रैफिक पुलिस वालों के पास होती है, तो उनके पास देखना सुना आपको क्लियर आवाज नहीं आती, बहुत ज्यादा नॉइस होती है पीछे। क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन को फॉलो करती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, नॉइस होती है। अब इंपॉर्टेंट बात पता क्या है भी, जैसे हमारी वेव जो है ग्राउंड को फॉलो कर रही है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लॉस ऑफ एनर्जी का। किसका, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, देखिए जितनी कोई चीज की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी ना, जितनी कोई चीज की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करती है, उसका लॉस ऑफ एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो क्या है, व्हेन ए वेव प्रोपोगेटिंग हाई फ्रिक्वेंसी वेव इंड्यूस करंट इन द ग्राउंड। जब हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स अगर ग्राउंड के ऊपर चल रही होंगी, तो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स क्या बना देगी, करंट इंड्यूस कर देंगी, कहाँ पे, ग्राउंड में। एंड बेंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन दैट। मान लीजिए जैसे ये ग्राउंड था, जहां पे एक बड़ा सा पत्थर आ गया रास्ते में, और ये वेव ऐसे ऐसे करके आ रही थी, जैसे इसके साथ टकराएगी इसके ऊपर ऐसे करके बेंड करके जाएगी। और साथ में जब भी हाई फ्रिक्वेंसी वेव चलती है ग्राउंड के ऊपर, तो वहां पे एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि करंट क्या हो जाता है, ड्यूज होता है इसके कारण, हाई फ्रिक्वेंसी वेव के कारण। दो बातें बताई, पहला हाई फ्रिक्वेंसी वेव इंड्यूस करती है करंट किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। एंड बेंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ड्यू टू इट द एनर्जी ऑन द ग्राउंड वेव इज अब्सॉर्ब। जो एनर्जी होती है इन ग्राउंड वेव्स की, वो क्या हो जाती है, अब्सॉर्ब हो जाती है। एंड हेंस एनर्जी ऑफ ग्राउंड वेव्स इज डिक्रीज। भाई ये जो एनर्जी है ये यूज हो रही है किसके लिए, करंट को बनाने के लिए। और साथ में कभी इधर घूम के जा रही है, कभी उधर घूम के जा रही है। इसके कारण आपकी एनर्जी क्या होती है, बेस्ड हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी एनर्जी क्या होती है, वेव की कम होती जाती है। एंड द फिनोमिना ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड वेव इज कॉल्ड अटेन्युएशन। और जो एनर्जी का लॉस होता है किस केस में, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के केस में,
उससे हम क्या बोलते हैं, अटेन्युएशन बोलते हैं। तो कई बार पूछते हैं अटेन्युएशन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ लॉस ऑफ पावर ऑफ ग्राउंड वेव इज कॉल्ड अटेन्युएशन। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ग्राउंड वेव प्रोपोगेट करती है, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हमेशा क्या करती हैं, इंड्यूस कर देती हैं करंट, कहाँ पे, ग्राउंड में, यानी कि एनर्जी का लॉस हुआ होगा, और साथ में बेंड कर जाती है अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं रास्ते में अर्थ के ऊपर, उसके अराउंड क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। उसके कारण क्या होता है, ग्राउंड जो एनर्जी होती है ग्राउंड वेव की, वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड हेंस एनर्जी ऑफ ग्राउंड वेव क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है with increasing distance from transmitting station. And the phenomena of loss of energy, the phenomena of loss of power of ground wave is called attenuation. Is it clear to everyone? थर्ड देखो डिसएडवांटेज क्या है ग्राउंड वेव का, दीज आर वेरी स्मॉल रेंज, इनको ज्यादा दूरी तक हम भेज ही नहीं सकते, ज्यादा दूरी तक भेजा तो एनर्जी लॉस हो जाएगी, एनर्जी का बहुत लॉस हो जाएगा। अगर एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस हो गया तो वो हमें सुनाई कुछ नहीं देगा, इसलिए इनको हम किसके लिए यूज करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए इनको हम यूज करते हैं। और साथ में जो इजिली डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, किसके कारण, ऑब्स्टेकल्स के कारण। रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आया, इसके ऊपर इसके साथ टच करेगी और घूम जाएगी ऐसे करके, तो पाथ से हमेशा क्या कर जाती है, ये डिफ्लेक्ट कर जाती हैं छोटे छोटे ऑब्स्टेकल के कारण भी। और यहाँ पे मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था, जो ग्राउंड वेव होती है कम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज। क्यों करते हैं, रीजन पता चल गया होगा, क्योंकि अगर हाई फ्रीक्वेंसी की वेव आपने यूज की ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए तो बहुत ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, बहुत ज्यादा करंट इंड्यूस होगा तो बहुत ज्यादा अटेन्युएशन हो जाएगी, यानी कि लॉस ऑफ सिग्नल हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन अप टू हियर? एंड लास्ट डिसएडवांटेज, this mode cannot be used for higher frequency because frequency is readily absorbed by earth। क्योंकि हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे, अभी मैंने बताया, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की वेव यूज करोगे तो अर्थ उसको फटाफट क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। यस सर, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर में। तो स्काई वेव प्रोपोगेशन में पहली बात है, कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए इसको यूज करते हैं हम, लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज एंड ग्रेटर देन 2 मेगाहर्ट्ज। लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज एंड ग्रेटर देन 2 मेगाहर्ट्ज के लिए वेव्स का यूज किया जाता है, किसके लिए, फॉर स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए। ये क्या होती है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड। ग्राउंड वेव में हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं कर पाए थे, लेकिन स्काई वेव प्रोपोगेशन के केस में हम लॉन्ग वेव या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसकी मदद से, बाय आयनोस्फीयर की मदद से। Long distance communication can be achieved by ionospheric reflection of radio waves back toward the earth, and this mode of propagation is called skywave propagation and is used by short wave broadcast service। नहीं समझ आई? अभी समझाता हूँ। देखिए, ये आपकी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एक एंटीना लगा होगा और यहाँ पे दूसरा एंटीना, मान लीजिए मोबाइल है, मान लीजिए आपने जैसे मोबाइल से बात की, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ मैं, तो यहाँ से एक सिग्नल जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में। मैंने अभी लेयर्स के बारे में बताया था, ट्रोपोस्फेयर, DE, F1, F2 लेयर्स थी। कोई भी एक लेयर उसके अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी कौन सी है, लो फ्रीक्वेंसी है, वेरी हाई लो फ्रीक्वेंसी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से कोई एक लेयर पे जाएगी, उसके साथ स्ट्राइक करेगी और यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी या सिंपल रिफ्लेक्शन होगी, और कहाँ पे आ जाएगी, वापिस अर्थ पे रेडिएशन आ जाएगी, इस तरह से। तो बेसिकली क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, किसका, रेडियो वेव का। जब कोई रेडिएशन आप ऊपर की तरफ भेजते हो, आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके वो रेडियो वेव वापस कहाँ पे आ जाती है, अर्थ के ऊपर आ जाती है, और इस मोड ऑफ प्रोपोगेशन को हम क्या बोलते हैं, स्काई वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो ऊपर ये जो स्टेटमेंट अभी समझाई ना, वही लिखी हुई थी, क्या लिखा हुआ था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अचीव्ड बाय आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। किसकी आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगी, रेडियो वेव्स की होगी, कहाँ पे होती है, बैक टूवर्ड द अर्थ, और दिस मोड ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं, एंड इज यूज्ड बाय शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस के लिए यूज किया जाता है। बाकी आइनोस्फेयर के बारे में पूछा, वो कई बार पूछ लेते हैं, तो लिख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ, अभी जो समझा के आया था वही लिखा है। आइनोस्फेयर का दूसरा नाम थर्मोस्फेयर भी बोल देते हैं।
द आइनोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड थर्मोस्फीयर एज टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है आइनोस्फीयर के केस में, इसलिए हम इसको कई बार थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, देखो पहला क्या है ट्रोपो, फिर कौन सा स्टेटो, फिर कौन सा मीजो, फिर कौन सा आपका थर्मो। समझ आ रही है बात नहीं आ रही है? फिर लास्ट में क्या होता है आपका एक्सो। एक्सो की जो हम बात नहीं करेंगे, एक्सोस्फीयर वो होता है जो बाकी पूरा यूनिवर्स बच के वो एक्सोस्फीयर के अंदर आ जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जनरली हम थर्मोस्फीयर को लास्ट मान लेते हैं। तो थर्मोस्फीयर यानी कि आपका आइनोस्फीयर। तो बोलता है इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। अबव ट्रोपोस्फेयर वी हैव वेरियस लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। डी लेयर होती है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट होता है। ई लेयर होती है जो भी स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट होता है। F1 मीजोस्फेयर का पार्ट है। F2 पार्ट ऑफ आइनोस्फीयर। ठीक है, ये सही, ये जो डाटा है ना यहाँ पे लिखो, ये करेक्ट डाटा लिखा है। द आइनोस्फीयर इज कॉल्ड, इसलिए आइनोस्फीयर को हम क्या बोलते हैं? द आइनोस्फीयर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लो, एक सेकेंड। हाँ, तो पहली बात मैंने क्या बताई, डी लेयर कहाँ पे होती है? ई लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। एफ लेयर आपकी मीजोस्फीयर में। F2 कहाँ पे है? ठीक है, पार्ट ऑफ आइनोस्फीयर में होती है। ठीक है, तो आइनोस्फीयर इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ, देखो आइनोस्फीयर को हम इसलिए कई बार क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, पहली बात। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइंस और चार्ज पार्टिकल। बोलता है जो आइनोस्फीयर होता है इसको, ये जो थर्मोस्फीयर है इसको हम आइनोस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस होती है किसकी? आइंस की, जहाँ चार्ज पार्टिकल। और आयोनाइजेशन क्यों होती है उन आइटम्स और मॉलिक्यूल्स की? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट जहाँ हाई एनर्जी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन बाय एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, क्यों? क्योंकि सन से बहुत ज्यादा आपकी हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन गिरती हैं उसके ऊपर आके, जहाँ हाई एनर्जी की रेडिएशन फॉल करती है मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके, उसके कारण आपकी क्या होती है? वहां पे आयोनाइजेशन हो जाती है और वहां पे बन जाते हैं आपके क्या? आयन। इसलिए उसको नाम दे देते हैं हम, आइनोस्फीयर नाम दे देते हैं। इसकी हाइट भी लिखी हुई है 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की रेंज में होती है। अगर डाटा नहीं याद कर सकते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। ये जो जितनी बात मैंने बताई यहाँ पे टेबल वाइज फॉर्म में वापस लिखी होगी यहाँ पे आपके लिए मैंने, ये देखिए। तो ये यहाँ से आपने देख लेना है, D1 कहाँ पे, E कहाँ पे, F1 कहाँ पे। अभी इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये डाटा कैसे याद रखना है, इसलिए मैंने इसको टेबुलाइज फॉर्म में रखा हुआ आपके लिए। तो यहाँ से आप रिवीजन करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। क्या यहाँ तक पहले मुझे एक बार बताओ, क्या सभी को क्लियर? देखो पहले तो बात ये जो मैंने अभी समझाया था, यहाँ पे देखो डायग्राम बनी हुई है। जैसे डायग्राम कैसे बनाओगे आप? ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे एक कोई एंटीना है, कोई भी आपका ट्रांसमीटर हो सकता है। ये आपकी लेयर्स ऐसे करके बनाओगे, यहाँ से एक रेडिएशन आई यहाँ पे गिरेगी, और यहाँ के आप आके यहाँ पे एक एंटीना बनाओगे, यहाँ पे आके गिर जाएगी ऐसे करके। एक और रेडिएशन भेजी, मान लीजिए वो हाई फ्रिक्वेंसी की थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगी। मतलब जितनी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा अपर लेयर से, उतनी ज्यादा F2 के पास, F1 के पास, ऐसे करके वो जाके रिफ्लेक्ट होगी। अगर कम फ्रिक्वेंसी की होगी तो नीचे वाली लेयर से रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी। अगर हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो ऊपर वाली लेयर पे जाएगी और जाके गिरेगी, वापिस आएगी। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका कोई एंटीना है, और ये बहुत सारी लेयर्स हैं। अब आपने रेडिएशन को कितनी फ्रिक्वेंसी से कितनी एंगल पे भेजा वो भी डिपेंड करता है। अगर आपको इसको ऐसा भेजते हो तो वो आके गिरेगी यहाँ पे, अरे यानी कि रेडिएशन। अगर आपने उसको इस एंगल पे भेजा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके तो कहाँ गिरेगा? कि यहाँ पे आके गिरेगी, अर्थ पे। देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। तो ये डिफरेंस रहेगा आपका रिफ्लेक्शन का। इससे पहले, इसके बाद कुछ टर्म्स और भी है। एक होता है आपकी टर्म क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी क्या होती है? क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, FC इक्वल्स टू 9 स्क्वायर रूट ऑफ n मैक्सिमम। ये फार्मूला होता है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का। n मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आइनोस्फीयर। एक कोई आइनोस्फीयर है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, वो क्या होगा? n मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आइनोस्फीयर। और FC क्या है? आपकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होगी? 9 स्क्वायर रूट ऑफ n मैक्सिमम। व्हाट इज क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी? Critical frequency is the maximum frequency at which the total internal reflection take place from the
ionosphere when radio wave is sent upward normally. द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी ये अभी मैंने जो बताई। देखिए एक्चुअली ऐसी कोई रेडिएशन भेजोगे आप तो वो ऐसे क्रॉस करती हुई चली जाएगी ऊपर की तरफ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस आइनोस्फीयर के अंदर वो कितने हैं। अगर ज्यादा होंगे तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, यहां से आएगी, एक्चुअली जाना इसको आगे था लेकिन ये क्या कर जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये वापस कहां पे आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आ जाएगी। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वापस बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द आइनोस्फीयर। कब, व्हेन रेडियो वेव इज सेंट अपवर्ड नॉर्मली, जब रेडियो वेव को अपने सीधा ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर भेजा हो और वापस वो अर्थ के ऊपर आ जाए रिफ्लेक्ट होके, वो वाली फ्रीक्वेंसी को हम कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी समझ आई कि नहीं आई? और नेक्स्ट होती है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। ये एग्जाम में पूछते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो इट इज द लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी बट फॉर सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस अदर देन नॉर्मल। देखिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ, हमने नॉर्मली एक रेडिएशन भेजी थी हाई फ्रीक्वेंसी की ऊपर की तरफ, और हमने देखा वो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो नॉर्मली ऊपर भेजे और वो रिफ्लेक्ट होकर वापिस आ जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ऊपर की तरफ भेजा, वो कभी भी वापस नहीं आएगा, अर्थ को, एटमोस्फेयर को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा हमेशा के लिए, वापस कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ये वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो आप ऊपर की तरफ भेजती हो परपेंडिकुलरली और वापस अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। परपेंडिकुलरली भेजेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के केस में। लेकिन मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है बट फॉर स्पेसिफिक एंगल। कोई एक हमने इसको 90 डिग्री पे नहीं भेजना, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इसको हम भेजेंगे एटमोस्फेयर में, बट फॉर स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस अदर देन नॉर्मल एंड इज गिवन बाय, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी MUF किसके बराबर होती है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इनटू साइन थीटा। ये फार्मूला इसका लिखने का। बट इज साइन थीटा एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। जैसे ये आपका एटमोस्फेयर है ऐसे करके, और रेडिएशन आपने यहां से ऐसे करके भेजी ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, तो यहाँ पे आप पहले क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी, और यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को किसके साथ लिख रहे हैं, थीटा के साथ लिख रहे हैं। हाँ सेक होगा, सेक, यहाँ पे करेक्शन कर लो, सेक होगा। एक्चुअली ये फार्मूला होता है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अपन कॉस थीटा। जब कॉस थीटा ऊपर चला जाता है ये बन जाता है FC सेक थीटा, है ना, ये करेक्शन कर लो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, मैं इधर वापस लिख रहा हूँ आपके लिए, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, FC अपॉन कॉस थीटा, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, FC सेक थीटा। ये फार्मूला होता है आपका किसका, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का, पहली बात। अब थीटा क्या होता है, जैसे रेडिएशन ऊपर गई तो आपको पता है जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन गिरेगी तो यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में जो एंगल होती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं कैसे लिख रहा हूँ, थीटा के साथ लिख रहा हूँ। थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ वेव, वो थीटा हो गया आपका। इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज द लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी बट फॉर स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस other than normal is given by MUF equals to FC sec theta। लास्ट आपका स्किप डिस्टेंस, क्या है आपका स्किप डिस्टेंस। व्हाट इज स्किप डिस्टेंस, देखिए स्किप डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर measured along the surface of earth at which sky wave of fixed frequency not more than FC will return to the earth। देखिए ये आपका अर्थ है, यहाँ पे एक एंटीना है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, आपने कोई रेडिएशन को भेजा ऊपर की तरफ, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आपके दूसरे ट्रांसमीटर पे जाएगी, यहाँ पे ये यहाँ से होके यहाँ पे गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे स्किप डिस्टेंस। तो क्या बोला, इट इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर
जो कि मेड किया जाता है अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एट विच स्काई वेव ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी, हम जिसको हम जिस इस केस में जो वेव